बच्चों नमस्कार। आइए ये पेपर 13 है, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं लाइन बाय लाइन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। अभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सेड जो है, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कह रहा है कि पेशेंट से कहा कि हाउ डू यू फील नाउ, हैज़ द पेन गॉन डाउन। हाउ डू यू फील यानी प्रेजेंट सिंपल में है, तो आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले जाओगे तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। देखते हैं हाउ ही वॉज फीलिंग। ये तो जबरदस्ती चेंज कर रहा है, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा। सेकंड फॉर्म चाहिए। द डॉक्टर आस्क्ड, सेड टू आस्क में बदल गया। पेशेंट हाउ ही फेल्ट यहाँ सेकंड फॉर्म है। देन एंड इफ द पेन हैड गॉन, तो ये भी चेंज हो गया। ये इसको छोड़ते हैं, पहले सी देखते हैं। सी में कुछ मामला हाउ ही हैड नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल में चाहिए नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए बी, स्टडी ऑफ किडनीज। किडनी का अध्ययन क्या होता है? नेफ्रोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है? नेफ्रोलॉजी तो स्टडी ऑफ किडनी होता है। यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ यूरिनेटरी। ये रहा। और ये साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइंड, यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान। अगला देखिए तो क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेक्ट वन वर्ड बताना है कि कौन सा सही होगा। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय क्या होगा? टॉक्सिकोफोबिया होता है। फियर ऑफ पॉइजन, ये रहा। जहर का डर है ये रहा जहर का डर। सेलेरोफोबिया जो होता है वो चोरों का डर होता है, चोरी का डर, ये रहा। थियो गॉड होता है तो फियर ऑफ गॉड हो जाएगा। ये फियर ऑफ गॉड होता है ये, तो थैनेटोफोबिया हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? फियर ऑफ डेथ होता है थैनेटोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है PQRS। आइए देख लेते हैं एक बार। सीक्वेंस बैठाना है। इट ऑल्सो, एक बात याद रखना कि अगर किसी प्रोनाउन से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रहा तो उससे पहले कोई चीज यदि दिया हुआ किसी के बारे में जिक्र कर रहा है तो ए ऑप्शन शुरू में नहीं आ सकता। कंप्लीटेड इन द वेरी लार्ज टेलीस्कोप, ये VLT की बात कर रहे हैं। इसमें मूल जो मूल है इसमें कौन है? ये जो है VLT की बातें कर रहा है। इसमें VLT की बातें कर रहा है। ये रहा वेरी लार्ज जो है, इसकी मूल जो इसका विषय है इस टॉपिक का जो ये PQRS इसका मूल विषय जो है वेरी लार्ज टेलीस्कोप है एज 4 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो बी शुरू में आएगा, ए से शुरुआत नहीं हो सकती, सी से शुरू नहीं हो सकता। जब भी शुरू होगा बी से होगा। ए और सी में कंफ्यूजन है तो बी में कंप्लीट हुआ। हैज 4 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, डायमीटर इसका इतना है दैट कैन ऑब्जर्व 4 बिलियन टाइम वीकर देन। हमारे जो बी सीन विद, यानी जो खुली आंखों से नहीं देख सकता उससे 4 बिलियन टाइम्स वीकर, यानी उससे भी बहुत, जो आंखों से नहीं दिख रहा उसे 4 बिलियन जो ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा जो उससे भी कमजोर हो, जो खुली आंखों से भी ना दिखे उसको भी देख सकता है। और मेन बात क्या कह रहा है? इट ऑल्सो हैज 4 मोबाइल, यानी इसकी पूरी बात जो इसकी बातें बता रहा है इसके बारे में। ये प्रीपोजिशन इट जो ये यहाँ पर जो प्रीपोजिशन इट जो प्रोनाउन है इसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए ये BA, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फाइनल कंक्लूजन कहाँ जा रहा है? ये देखिए सी यहाँ पे भी सी है और डी के बाद सी आएगा, ए के बाद सी आएगा, इससे भी कंफर्म हो जाएगा। इट का मतलब इट। उसके बाद क्या कह रहा है? दिस कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्स, यानी ये जो बातें हुई हैं और लास्ट में जो है सी आ रहा है। दिस कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल में सी आ रहा है और शुरू में ए आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगला देखिए 5th नंबर है जी। 5th नंबर है करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बताना है। आई विश आई डिड नॉट हैव टू मीट माई स्टेप मदर। ये कह रहा है ये जो है विशेष कर रहा है, यानी पास्ट की सिचुएशन की बात कर रहा है ये। तो इसको बदलने के लिए आइए देखते हैं एक बार। राम सेड सी विश सी हैड नॉट। अगर हैड नॉट में अगर चेंज कर दिया तो यहाँ पे हैड होता तो सही होता, तो ये तो टोटली गलत हो गया। आइए देखते हैं। रमिता सेड सी विश सी डिड नॉट मीट, चूंकि हैव टू लगा है तो डिड नॉट का केस होगा नहीं। रमिता सेड सी विश सी डिड नॉट हैव टू, और रमिता सेड दैट सी विश, यहाँ सब्जेक्ट की कमी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, दे हैव बीन इग्नोरिंग द कीप ऑफ द आर्काइव्स फॉर ईयर्स, ठीक है।
दे हैव बीन इग्नोर्ड द अपकीप, यहाँ सब्जेक्ट अपकीप है, इसको उधर ले चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ टेंस चेंज हो गया, ये रहा आंसर। आइए, लेट द फूड बी सर्व, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो इसको एक्टिव में बदलना है हमें, चूंकि ये BT3 है तो एक्टिव में बदलना है। तो आप जानते हो कि सर्व द फूड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंपरेटिव का यही बन रहा है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर इसको अगर ऐसे लेट द फूड बी सर्व को अगर इस तरह से चेंज करते, अगर इस तरह तब सही होता जब लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट होता। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये गलत हो गया, ये ऑलरेडी फर्स्ट या SES लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, ये रहा आदेश दे रहा है लेट द फूड बी सर्व। अगला देखिए, वोकैबुलरी आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड, बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। वोकैबुलरी देखते हैं एक बार, करेक्टली बता रहा है तो करेक्ट जो है वोकैबुलरी में तो ए आता है यहाँ पर, वोकैबुलरी की स्पेलिंग में WACA होगा, तो वोकैबुलरी ये तो गलत है। करेक्ट बताना है एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट ये सही है। क्वेरल, क्वेरल का स्क्वेरल सम, क्वेरल सम, तो दोनों सही है, B और C दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये रहा। ये देखिए बच्चों, अगला देखिए, करेक्टली स्पेल्ड बताना है इसमें। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? हो सकता है नहीं भी हो, देखते हैं एक बार। अकेजन, अकेजन में बच्चों डबल सी नहीं होता, एक सिंगल सी होता है, तो एक सी यहां से हटेगा, ये गलत है। प्रिविलेज में ए नहीं ई होता है, तो ये भी गलत है। हैरेसमेंट में हैरेस डबल एस आता है, इसमें ये भी गलत है। तीनों गलत हो गए, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, नन हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, पिक्वेंट का एंटो बताना है, एंटोनिम्स का नहीं, उल्टा कौन सा होगा। पिक्वेंट का मतलब होता है मसालेदार या मसालेदार, जोक्स के सेंस में कह सकते हो, ये रहा। ये भी पेपरी का मतलब ही होता है, मसालेदार का सेंस है, सेम ही है ये। हमें एंटो करना है तो क्या हो जाएगा? ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब होता है बोरिंग, ये रहा। अगला देखिए बच्चों, डेसिडेरियम का पूछ रहा है सीनो, सिनोनिम्स ऑफ डेसिडेरियम। डेसिडेरियम का मतलब होता है चाहत, ये रहा। तो क्या हो जाएगा? क्रेविंग हो जाएगा। कंटेंटमेंट तो होता है संतुष्टि। अगला देखिए, सिनोनिम्स ऑफ प्रोपेनिक्यूटी। प्रोपेनिक्यूटी का मतलब होता है निकटता, पास के सेंस में होता है, पास, निकटता, पास के सेंस में। तो क्या हो जाएगा इसका? क्लोजनेस। आइसोलेशन का मतलब तो अलगाव होता है, ये रहा। और रिमोट दूर के सेंस में होता है, रिमोटनेस यानी दूरी के सेंस में हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, एंटोनिम पूछ रहा है ग्लट का। ग्लट का मतलब होता है ढेर, होता है ढेर, अबंडेंट, अबंडेंस होगा। इसका सिनोनिम्स जो होगा वो अबंडेंस होगा। तो हमें क्या करना है इसमें? एंटो करना है, उल्टा करना है, तो शॉर्टेज होगा। श्राउड का मतलब होता है कफन, मरने के बाद जो कफन होता है उसको बोलते हैं। साउड तो चिल्लाना है, सीख का मतलब होता है कमजोर, ये रहा। बीमार के सेंस में बीमार, ये रहा। अगला देखिए, नेक्स्ट है 40 नंबर, द टीचर गेव मी एन एडवाइस। ठीक है, गेव मी एन एडवाइस, ये अंडरलाइन है, ये रहा। इसको बताना है कौन सा सही होगा। अब आप देख रहे हैं एडवाइस जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, यूसी अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब कि इसको गिन नहीं सकते, तो इसको चूंकि एन लगा, यहाँ पे एन लगा, तो किसी एक एडवाइस की बात करना चाह रहा है ये। ठीक है, तो एडवाइस की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि चूंकि अनकाउंटेबल नहीं है तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बच्चों। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है? जो बेहतर सुधार करे, तो बेहतर बना रहा है गिव मी एडवाइस, गलत ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जनरल एडवाइस की बात कर रहा है, ये रहा जनरल एडवाइस है ये, इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा। ए वाला उस तरह से गलत नहीं है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से इसमें दो ऑप्शन देख रहे हैं। पहले इसको देखते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं कौन सा सही हो सकता है। गिव मी सम एडवाइस, अनकाउंटेबल है, इसका ऐसे यस नहीं लगेगा। गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, चूंकि एन एडवाइस अनकाउंटेबल है तो ये नहीं लगा सकते, तो उसको अ पीस ऑफ एडवाइस में चेंज कर देते हैं, अ पीस ऑफ बना देते हैं उसको। तो यहां पर बेहतर सुधार करने में ये ज्यादा सही कर रहा है,
ये जनरल है और ये स्पेसिफिक के सेंस में होता है, किसी एक एडवाइस की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये रहा। आओ जी अगला देखो 15 है बच्चों, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्किंग क्लास इज हाइयर देन, ठीक यहां से देखिए, यहां से अंडरलाइन है, ठीक है, ये रहा, इसको अंडरलाइन करके सही करना है। द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द वर्किंग क्लास इज हाइयर देन इट वॉज बिफोर 30 ईयर्स। बिफोर 30 ईयर्स नहीं होगा, 30 ईयर्स अगो हो जाएगा यहाँ पे, अगो एडवर्ब की तरह होगा यहाँ पर, ये रहा। तो ये गलत हो गया तुलना करने में। देन दैट ऑफ, क्योंकि यहाँ की अभी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस समय की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से तुलना कर रहा है। तो देन दैट ऑफ 30 ईयर्स एगो, देन दैट ऑफ 30 ईयर्स एगो, और देन व्हाट इट वाज, ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है क्योंकि इट जो है इसके बारे में बता रहा है कि कौन सी बात, ये रहा जो था, इट का मतलब कोई बात, इसको तो ज्यादा सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए, नो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होगा, देन तो तुलना तो करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ किसी कोई प्रोनाउन तो चाहिए, कोई बात तो चाहिए, वो किससे तुलना कर रहा है, इसमें है नहीं, तो नो इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। द शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर्स, यानी जो अभी करंट का डायरेक्टर है, अभी फिलहाल का जो डायरेक्टर है करंट में, उससे क्या कर रहे हैं बताना है, होमोफोन है ये, बताना है कंट्रोल ऑफ द कंपनी। रूस का मतलब तो होता है बसेरा, ये रहा, और रोस्ट होता है भूनने का सेंस होता है किसी चीज को, ये रहा। तो क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाता है। रेस्ट कंट्रोल का मतलब होता है हाथों में लेना, रेस्ट कंट्रोल का मतलब होता है अपने हाथों में लेना। ये रहा, टोटल का कॉम्बिनेशन है रेस्ट कंट्रोल, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, टू गेट टू खुद एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अराइव। टू गेट टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट यू हैव टू गो दोज स्टेयर्स, ऊपर जाना, स्टेयर्स में सीढ़ियों के ऊपर, तो अप हो जाएगा। देन अलोंग, उसके बाद फिर अलोंग द कॉरिडोर टू द एंड, लास्ट में जो है कॉरिडोर के साथ, तो अलोंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बिटवीन दो के लिए होता है इन आउट ऑफ, मतलब तो बाहर का सेंस है ये। राइट नाउ द कंसर्न इज अबाउट बैंक्स नॉट लोअरिंग देयर लैंडिंग रेट्स, कह रहा है कि वो कम नहीं कर रहे हैं, जबकि फास्ट एनफ, जबकि द रेपो रेट हैज बीन कमिंग डाउन, तो जबकि का सेंस है, यानी विरोध कर रहा है यहाँ पे, तो ऑल्दो, और यहाँ पर जो बिकॉज होता है, ये जो होता है ये रीजन बताता है, रीजन को, रीजन नहीं विरोध आ रहा है, एक तो कम कर ही रहे हैं, लेकिन ये कम होने के बाद भी कह रहा है कि बैंक कम नहीं कर रहे हैं, फास्ट, देयर लैंडिंग रेट फास्ट इनफ। इस कंसर्न इज अबाउट बैंकिंग जो है अपने जो लैंडिंग रेट है उसको कम नहीं कर रहे हैं, रेपो रेट जबकि क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, जबकि उनको कम करना चाहिए, तो सी हो जाएगा विरोध के सेंस में। सिंस का मतलब भी वही बिकॉज के सेंस में होता है, जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, आगे लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब है, तो ये कट गया, आंसर क्या हो गया, सी। अगला देखिए, रफल समबडीज फेदर, यानी किसी को क्या करना, परेशान करना, यानी परेशान करने के सेंस में होता है रफल समबडीज। अगला देखिए, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है एक ही स्वभाव के व्यक्ति, ये रहा, एक ही स्वभाव के, ये रहा, तो क्या होगा, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर्स टू वन फादर, ये हो गया। देखिए आइए अगला देखते हैं एक बार, पैसेज है, पैसेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स व्हाट इज द प्राइमरी कॉज अंडरमाइनिंग टाइगर कंजर्वेशन, जो कम बता रहा है टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंडिया में, वो मुख्य प्राइमरी कॉज क्या है इसका, जो प्रारंभिक कारण क्या है जो बता रहा है इसको, फ्रेगमेंटेड एंड पुअरली प्लान्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, इसका बी हो जाएगा आंसर। टाइगर रिजर्व की कमी नहीं, एब्सेंस ऑफ लीगल मैंडेट फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। अगला देखिए, ये है दूसरे पैसेज में, दूसरा पैसेज के लिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जी, कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई अबाउट द NTCA's 2014 रिपोर्ट आइडेंटिफाई ओनली 27 टाइगर्स जो कॉरिडोर है उनके बारे में बातें कर रहा है, क्या उससे निष्कर्ष निकालना चाहता है वो ऑथर, क्या निष्कर्ष निकालता है उससे,
2014 की जो रिपोर्ट आई थी उससे। ये कह रहा है परफेक्टली तो था नहीं, इंश्योर था नहीं, बेस्ड ऑन एडवांस नहीं, इट सीवियरली अंडर एस्टिमेट कॉरिडोर्स नंबर्स रिस्किंग कनेक्टिविटी। ये रहा। अगला देखिए फिर जो है ये हो गया आपका थर्ड नंबर। कुछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉरिडोर मेथड यूज बाय एनटीसीए। 2014 में जो एनटीसीए के द्वारा जो मेथड यूज किया गया था, कौन सा निम्नलिखित में से क्रिटिसिज्म को ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है? तो अब आप देख लेते हैं एक बार, इसको पढ़ते हैं। इट इज टू एक्सपेंसिव नहीं, इट ओनली अकाउंट्स फॉर नहीं, शॉर्टेस्ट रूट पे अकाउंट्स फॉर हिस्सेदारी नहीं रख रहा है, या किसी चीज को जवाबदेही तय नहीं हो रही है। इट फोकस सोली ऑन ह्यूमन सेटलमेंट डेटा। ये रहा। और बच्चों अरे एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड। ये जो है नहीं, ये जो है इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका, सॉरी ये माफी चाहता हूं, इसका आंसर जो होगा इट ओनली अकाउंट्स फॉर द शॉर्टेस्ट रूट एंड इग्नोर्स नेचुरल टाइगर बिहेवियर। इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। 23 के बाद 24 पे देखते हैं। अगला देखिए, वॉट डू द लॉन्ग डिस्टेंस टाइगर डिस्पर्सल इवेंट्स, यानी जो अलग अलग मेंशन इन द पैसेज सिग्निफाई, लंबे डिस्टेंस की बात कर रहा है कि डिस्पर्सल इवेंट्स जो इधर उधर बिखरने का सेंस है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसमें जो हो जाएगा टाइगर नीड लार्ज कनेक्टेड लैंडस्केप टू मेंटेन जेनेटिक स्ट्रेंथ। सी हो जाएगा इसका आंसर। लेस हैबिटेट नहीं, ये रहा। अगला देखिए, लास्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल मैसेज ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड टू एनटीसीए। सबसे बेस्ट कौन सी रिपोर्ट जो सबमिट किए गए थे एनटीसीए को, वो मैसेज सबसे ज्यादा क्या है, बेस्ट कैप्चर्स, सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें? क्रिएशन ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर शुड बी कन्फाइंड विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं, कन्फाइंड कैसे, उनको तो विस्तार चाहिए। टाइगर्स मैनेज शुड प्रायोरिटाइज टूरिज्म एंड नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लीगली रिकॉग्नाइजिंग एंड अपडेटिंग मूवमेंट्स कॉरिडोर्स इज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड रिकवरी। तो मेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। तो बच्चों पूरा इसका जो मैंने लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके आपको पूरा जो डिटेल सोल्यूशन दे दिया। थैंक यू वेरी मच। अब अगले नेक्स्ट पेपर के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। सभी बच्चों को नमस्कार, बहुत सारा प्यार। मैं चेतन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेटा मैथ्स का सॉल्यूशन टोटल 25 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए थे। आंसर की आप लोगों को मिल चुकी थी। उसके सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। कोई सवाल में अगर रत्ती भर का भी आपको डाउट हो रहा है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, परसेंटेज का क्वेश्चन है और उसमें भी जो इनकम एक्सपेंस का टाइप होता है वहां से पूछा गया है। शालिनी नाम की लड़की अपनी सैलरी का 60% एक्सपेंस कर देती है। मान लो शालिनी ने 100 रुपए कमाए कुछ तो मानना पड़ेगा। शालिनी ने अगर 100 रुपए कमाए तो वो क्या कर रही है? 60% खर्च कर रही है। तो बेटा घर पे बचा के वो कितना पैसा ले जाएगी? 40 रुपए ले जाएगी ना। अगर उसकी सैलरी 40% बढ़ा दी जाए, पहले 100 रुपए कमाती थी, अब वो 140 कमाएगी क्योंकि उसकी सैलरी में 40% का इंक्रीमेंट हो गया। खर्चा 30% बढ़ गया। खर्चा उसका कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। एक बात बताओ, 60 का 30% कितना होगा? 18, और 18 रुपए बढ़ गया तो कितना हो गया? 78 हो गया होगा ना बेटा। अब वो 140 कमा रही है, 78 खर्च कर रही है, तो सेविंग कितनी करेगी? भैया देखो, अगर मैं इसमें से 40 माइनस कर दूं तो 100 रह गया, फिर अगर 38 माइनस कर दूं तो 62 रह जाएगा। तो 40 रुपए की सेविंग पहले थी, 62 रुपए की अब है। 22 रुपए की सेविंग ज्यादा हो रही है। कितने पे? 40 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको पूरा पूरा,
2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार 2 से कट जाएगा 5 बार, तो मल्टीप्लाई करने पे 55% का इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। 55% क्या हो गई है, बढ़ गई है। सेकंड क्वेश्चन, एक ही स्थान पर एथलीट ए, बी और सी दौड़ना शुरू करते हैं। ए उस स्थान से 40 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ता है। 5 मिनट बाद बी और सी दौड़ते हैं। देखो मान लो यहां पे सी है, ए ने यहां से दौड़ा, ए की स्पीड है 40 और 5 मिनट बाद ये 200 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। तो यहां से यहां तक 200 मीटर ए यहां पे खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? क्योंकि कंपैरिजन केवल सी और ए के बीच में ही हो रहा है, तो मैं बी को बीच में नहीं घसीटूंगा। अब वो कह रहा है सी जो है वो 60 की स्पीड से चलता है, ये चल रहा है 60 की स्पीड से यहां पे, ये चल रहा है 40 की स्पीड से यहां पे। जब दो लोग चलते हैं तो एक दूसरे को अपनी रिलेटिव स्पीड से पकड़ते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर की। ये 60 से चल रहा है, दोस्त 40 से चल रहा है, तो किससे पकड़ेंगे, 20 से पकड़ेंगे। कितनी देर में पकड़ लेंगे भैया, 10 सेकंड में पकड़ लेंगे या 10 मिनट में पकड़ लेंगे। आप 1 मिनट में 60 चलते हो तो 10 मिनट में कितना चल लोगे, 600। तो 600 मीटर की दूरी पर सामने वाले ने उसको क्या किया होगा, पकड़ लिया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां से सही होगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर से चोर को देखता है। ये थीफ है और ये 200 मीटर पीछे कौन होगा, पुलिसमैन होगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रही होगी, 200 मीटर की रही होगी, ठीक है ना। अब वो कह रहा है चोर भागता है, बिल्कुल भागेगा, देख के रुका थोड़ी ना रहेगा भाई। चोर जो भाग रहा है वो भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिसकर्मी जो भाग रहा है वो भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहले तो मैं ये पता करता हूं कि पुलिस ने चोर को कितनी देर में पकड़ लिया होगा। अगर मैं इसको किलोमीटर में बदलूं तो 1000 से डिवाइड करूंगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। तो मुझे 200 बटे में 1000 किलोमीटर की दूरी चलनी है। कितनी स्पीड से, 11 में से माइनस करोगे 1 की स्पीड से, इसका मतलब 1/5 घंटे में पकड़ लेगा। 1/5 घंटे चल ले पुलिस तो चोर को पकड़ लेगा। अब वो कह रहा है कितनी दूरी पर पकड़ेगा। आप 11 की स्पीड से जा रहे हो, 1/5 घंटे में पकड़ रहे हो, तो कितनी दूरी पे पकड़ोगे, 2.2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लोगे। आगे चलते हैं। एक परिवार की कुल आय का 30% बचाता है। परिवार अगर 7 रुपए कमाता है, 3 रुपए बचाता है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 10 रुपए होगी कि नहीं होगी। अरे वो कह रहा है एक फैमिली है 30% बचा रही है। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 3 रुपए अगर बचा रही है, ये अगर सेविंग है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस कितना होगा, 7 रुपए का होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ो भाई। क्या बोला, बचत की राशि का आधा, बचत की राशि का अगर आधा कर दो, बचत 30% बचाता है, सेविंग। एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है, बचत राशि खर्च के, हाँ वही तो, वो क्या कह रहा है, बचत राशि खर्च के आधे से, खर्च का आधा करेंगे कितना आएगा बेटा जी, खर्च का आधा आ जाएगा 3.5। तो सेविंग जो है वो खर्च के आधे से कम है। कितनी कम है, 0.5 कम है। और 0.5 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है, 600 के। एक की वैल्यू कितनी होगी, 1200। अगर मैं यहां से खर्चा निकालूं 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 8400 रुपए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। वो ये कह रहा था यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर 3:5:6 के अनुपात में खर्चा किया गया, 3, 5 और 6 के अनुपात में क्या किया गया, खर्चा किया गया। 6 रुपए यहां खर्च हुए, 6 और 5 11, 11 और 3 14, टोटल 14 रुपए खर्च हुए। लेकिन टोटल खर्चा हमारा कितना है, 7 यूनिट हमारा खर्चा था, 8400 रुपए के बराबर है। कितने गुना है बेटा, 6 गुना। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है एजुकेशन पर कितना खर्च किया। एजुकेशन पर 6 गुना या 600 गुना ज्यादा खर्च होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 3600 रुपए का खर्चा आ जाएगा बेटा। आएगा कि नहीं आएगा 3600 रुपए का। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मैं सवाल में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दूं तो ये 0, ये 0, ये 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 आंसर कितना आएगा 0। अब देख लो 0 कहां आता है, क्या ये 0 होता है, क्या ये 0 होता है, क्या ये 0 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे चलो, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3, 4, 5 है। 3 और 4 7 और 5 12, और 12 की वैल्यू 180 डिग्री होती है। कितने गुना है, 15 गुना है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल भी कितना होगा, 15 गुना होगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलिए, इतनी स्पीड बहुत है बेटा अगर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो। एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 950 ग्राम वजन तोलता है। 1 किलो देना था, 950 दिया। कितना चोरी कर ली, 50। कितना पे, 950 पे। गुणा में कितना, 100। तो बेटा जी कट गया 19 पंजे 95, और इसको काटोगे तो 19 पंजे 95, लगभग 5% के समथिंग आपके सवाल का जवाब होगा 5.3। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, वो कह रहे इसको सॉल्व करिए। 25x स्क्वायर 16y स्क्वायर, 25x स्क्वायर कैसे बनेगा, जब मैं 5x को और 5x को मल्टीप्लाई करूंगा तब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो यहां पे 5x है, क्या इसमें कहीं 5x है, नहीं है, नहीं बनेगा। यहां पे 5x है, क्या इसमें कहीं 5x है, नहीं बनेगा। इन दोनों में से तो नहीं बन सकता। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। 5x का स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा, 5x का स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा। बहुत सही बात है। अब देखो यहां पे माइनस जो लगा हुआ है वो x और y के साथ है, और जो प्लस लगा हुआ है वो y और z के साथ है। मतलब y की और z की या तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी तो प्लस आएगा, या दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो प्लस आएगा। y और z देख लो, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। y और z दोनों पॉजिटिव है इसमें, y और z नेगेटिव है। z नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता अकेले y के साथ, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आगे चलते, कौन सॉल्व करेगा भाई इनको सवालों को पेपर में। आगे चलो, अगले सवाल पे आते हैं। यार दोस्त, अगर मैं इन दोनों में से x y कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा x प्लस वाई, और ये अपने पास पहले से ही दे रखा है x प्लस वाई बराबर 63 के। ठीक है, अब मैंने इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो आप कहोगे ये बच गया एक्स वाई और यहां बच गया +1 बराबर कितना, 63 के। एक बात बताओ, एक्स वाई की वैल्यू 6, मैंने 6 रख दी, 6 और 1 7 हो गया, और 7 से कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया। तो आप बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। मुझसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पूछ रहा है। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, क्या वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2xy के बराबर नहीं होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 9, 9 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में 6 का स्क्वायर कितना होगा, 12। सीधा 12 लिख देता हूं, एक्स वाई की वैल्यू 6 रख दी, 6 दूनी 12 हो गया। तो 81 माइनस 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 बचेगा। तो आंसर आ गया अपना कितना, 69। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। भूल चूक माफ करना भाई। चलो आगे चलते हैं। ए ने बी को 25% के लाभ पर एक सामान बेच दिया। 25% का लाभ मतलब 1/4, तो 4 रुपए का माल कितने में बेच दिया, 5 रुपए में, या 40 रुपए का माल कितने में बेच दिया, 50 रुपए में बेच दिया, बेचा होगा। बी ने इसे सी को 12% की हानि पर बेच दिया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया 12% के लॉस पर। तो 12 पंजे 60, 6 रुपए का लॉस हुआ। भाई 12% निकालोगे इसका, 12 पंजे 60 आएगा ना, 6 रुपए का लॉस। 6 रुपए का लॉस मतलब कितने में, 44 रुपए में बेच दिया। क्या बोल रहा है वो, तो ए ने कितने पे खरीदा होगा यदि सी ने इसे इतने रुपए का भुगतान किया। 44 की वैल्यू दे रखी है 1650। तो भैया 4 बार कट गया 11 से, 11 से कट जाए 11 कम 11, 11 पंजे 55 0। ए ने कितने में खरीदा, ए ने 40 में खरीदा, 4 की वैल्यू 150, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, 2014 की तुलना में 2015 में शर्ट के उत्पादन में कितने % की कमी आई।
28 से कितना हो गया 20, 8 की कमी आ गई किस पे 28 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 दूनी नहीं 4 दूनी 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 200/7 आ गया 28 पॉइंट समथिंग। आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। वो कह रहा है x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, आपने पढ़ा होगा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc का, तो ये हो गया भैया x क्यूब, ये हो गया 3y की होल क्यूब, ये हो गया 4z का होल क्यूब, और माइनस में 3xyz करेंगे तो यही आता है। अब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस 3y प्लस 4z, एक्स प्लस 3y प्लस 4z, एक्स प्लस 3y प्लस 4z, इन दोनों में बन रहा है, तो a और d तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, फिर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर, फिर होता है ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3xy बनेगा, इन दोनों को करेंगे 12yz बनेगा, इन दोनों को करेंगे तो बनेगा 4xz। जी हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ए नहीं होगा, ए तो अपन ने पहले हटा दिया था ना, बी चेक करना है। x हो गया 9 हो गया 16 हो गया 3 हो गया 12 हो गया 4 हो गया, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए भाई फॉर्मूला होता है ना a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला जब आप खोलोगे तो मैं लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी, ये होता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 है, ग्रुप ए के कर्मचारियों का वेतन 32,000 है। ग्रुप ए के कर्मचारियों का वेतन कितना है 32,000, ग्रुप बी के कर्मचारियों का वेतन कितना है भैया 18,000, और ए और बी दोनों को मिला दूं तो टोटल सैलरी कितनी है 20,000 है। तो संख्या निकाल लो ए और बी के ग्रुप में काम करने वाले लोग, क्योंकि 2 ये आ गई 16 ये आ गई 12, तो 2 एकम 2 2 6 12। अगर यहां पे एक आदमी काम करता है तो यहां पे 6 आदमी काम करते हैं। क्या बोल रहा है ग्रुप बी में 72 आदमी काम करते हैं, 6 की वैल्यू कितनी है 72 है, कितने गुना है 12 गुना ज्यादा है, 12 6 72, तो ये भी कितना होगा 12 गुना ज्यादा हो जाएगा, 12 एकम 12 मेरे सवाल का क्या होगा जवाब होगा। आ गया ये, इनमें से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। सह अभाज्य जानते हो क्या होता है, जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो। 14 और 7 कॉमन आ रहा है, 31 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 25 और 31 में कोई नंबर कॉमन नहीं निकाल सकते आप एक को छोड़ के, तो भैया अपना सहभाज्य हो जाएगा वो। अरे होगा कि नहीं होगा आप मुझे बताइए। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जहां पे 9 से विभाज्य नहीं है, मतलब एक नहीं कट रही होगी बाकी 3 कट रही है। चेक करते हैं, 5 और 4 9, 6 और 1 7 और 3 10, अरे यही नहीं कट रही। आगे 5 और 4 9, 5 6 और 3 9, ये कट रही है। 5 और 4 9, ये कट रही है। 5 और 4 9, ये कट रही है, केवल यही नहीं कट रही भाई। आगे चलिए, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्या हुआ, यदि 9 अंकों की संख्या 72 कॉमा है बेटा, 72 से विभाज्य है, 72 से कट रही है ये, कोई नंबर अगर 72 से कट रहा है मतलब 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। और कोई नंबर 8 से कब कटता है, जब उसके लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर 8 से कटते हों। तो ये हो गया 8 चौक 32, 6 उतार लिया y, 8 8 64। तो ये पूरा पूरा तब कर सकता है जब y बराबर 4 रख दूं मैं, y बराबर 4 रख दिया। 9 से चेक करते हैं, 9 से कैसे करते हैं, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 8 और 8 16, 16 17 18 19, 19 और 4, या फिर ये तो कट नहीं जाएगा क्या, ये हो गया मेरे पास कितना 8 और 4 12, 12 और 8 12 और 6 हो गया ना पूरा पूरा, 12 और 6 18 पूरा कट गया, तो बचा 3, 3 प्लस x, किससे करना चाहिए 9 से, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 4, 6 4 24, 4 3 12, तो 24 और 12 36, 36 से कितना बाहर आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा। आगे चलिए,
एक इमारत के ऊपर पोस्टर लगा है, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्त, मैं छोटा छोटा कर देता हूं, देखो इसको, है ना। वो कह रहा है एक डायग्राम है, एक मीनार है, इसके ऊपर पोस्टर लगाया हुआ है, थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा है, पोस्टर का और मीनार के ऊपर का जो एंगल बना हुआ है ये 30 डिग्री बना हुआ है और ये कितना बना हुआ है 45 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये अगर 30 है तो ये 1 होगा और ये √3 होगा। ये अगर पूरा 45 है तो ये √3 है तो ये √3 होगा। यहां से यहां तक का ये √3 हो गया, यहां से यहां तक का ये 1 हो गया, तो ये √3 - 1 होगा कि नहीं होगा? रेशो पढ़ रखा होगा आपने। अब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है कि कितने मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। √3 की वैल्यू 50, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 बटे √3। और आपसे पूछ रहा है वो पोस्टर की ऊंचाई कितनी होगी। पोस्टर की ऊंचाई √3 - 1 है, तो √3 - 1 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 - 1 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है? 200% क्या होगा? 200% का मतलब होता है दुगना, तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया √3 और ऊपर हो जाएगा √3 - 1। ये आपके सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। लेकिन नीचे 3 दे रखा है, 3 दे रखा है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे, तो 100 बटे 3 तो ये हो गया। तो आंसर जो आएगा 100 बटे 3 की फॉर्म में होगा। अगर मैं इसमें से 1 बटे 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो ये पूरा कॉमन आ गया, यहां पे बचेगा 1 बटे 7, यहां पे बचेगा 1 बटे 8 और 7। भाई पूरा लिखोगे तो 6 से पहले वाला तो कॉमन ही आ जाएगा और ये बराबर में हो जाएगा अपना x 6 फैक्टोरियल इंटू, अगर मैं 6 फैक्टोरियल को अलग कर लूं या फिर ऐसे लिखूं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 के बाद का तो सारा कॉमन आ ही जाएगा ना, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये हो गया 56, तो 56 एकम 56, 7 8 56, 56 एकम 56, x बटे में ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 8 56 से 56 कट गया ना भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 और 1 9, और 9 जब जोड़ दोगे इसमें तो आ जाएगा 65, तो 65 गुणा में 9 मेरे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा बराबर x। 9 पंजे 45 का 5 4 बच गया, 9 6 36, 9 6 54, 54 60, यही आएगा कि 605 मेरे सवाल का जवाब है। 9 6 54, 54 क्या कर दिया मैंने, दोबारा जोड़ते हैं, 8 और 1 9, 65 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 9 इधर चला जाएगा, 9 पंजे 45 का 5 कितना बच गया? अरे भाई 4 है, ये 4 है, 9 कहाँ है? 4 है। 9 6 54, 54 और 4 कितना होगा? 58, 585, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए। एक दुकानदार सामान को 48% की छूट पर बेचता है और 15% की छूट की फिर घोषणा करता है। तो पहले 48% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 15% का दे दिया, माइनस में 48 गुणा में 15 बटे 100, देखते तो है जरा टोटल छूट कितनी दी होगी उसने। तो भैया ये हो गया 48 और 5, 8 और 5 13, 4 5 63, 63 और माइनस कर देंगे 15 8 120 का 0 पॉइंट हट जाएगा, और ये हो गया 15 8 120, 15 चौक 60, 12 72, 7.2। तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने का मिल जाएगा आपको? लगभग 7.2 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 55 पॉइंट समथिंग का डिस्काउंट, 55.8 का डिस्काउंट। तो मैंने 55 मान लिया अप्रोक्स। अगर 55 का है तो सामान कितने में बिक गया होगा? 44 में बिक गया होगा। तो भैया आपका अगर 29,600 का 44% में सामान बिक गया, जरा हिसाब लगाते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिख लूं 11 गुणा में 4, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 6 24 का 4 2 बच गया, 9 4 36, 37 38 का 8 आ गया, 3 बच गया, 4 दूनी 8 और 3 11। अब इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, 4 का 4, 8 और 4 12 का 2 1 बच गया, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 1 बच गया, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 13 0 24। लगभग इससे ज्यादा आएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा, 13 0 24, 13 0 24, 13 0 24, डी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा चेक करने की जरूरत क्या है? जब पहले से ही आंसर निकल के आ गया तो भैया बेचने वाली जो कीमत होगी वो 13 0 24 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं, 13 0 24 से 200 ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो सबसे नियर बाई कौन सा है? तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है अपन को। आगे चलो। विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? जितना औसत होता है उसका अगर दुगना कर दिया जाए तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़ निकल के आ जाता है। करके देख लेना। जैसे
1, 3 और 5 ये 3 विषम संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है? 3 है। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जोड़ कितना है? वो औसत के दुगने के बराबर ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे चलो मालिक। यदि एक काम करना है, यहाँ पे एक्स वाई कर लेना बेटा, एक्स वाई है ये, ठीक है। तो एक बात बताओ अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा आपको। अब इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूं ना, x प्लस वाई की जगह 1 दे रखा है, तो मैंने यहां पे कितना रख लिया? 1 रख लिया। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और बराबर में इसका भी स्क्वायर कर दिया, 1 का 1 हो गया, प्लस का हो गया 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स वाई, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो आ जाएगा x4 प्लस वाई 4 बराबर में 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई 2 में से 2 माइनस करेंगे और माइनस में कितना हो गया? 4xy हो गया। अगर मैं 2xy कॉमन ले लूं दोनों में से, या 2 कॉमन ले लूं बस, छोड़ो, तो 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, और ये यही तो है, एक्स वाई को अंदर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 12 रख दिया, यहाँ 12 रख दिया, तो 12 दूनी 24 और 1 25। मेरे सवाल का क्या हो गया? जवाब हो गया। आगे चलो भाई। 3 पुरुष 4 महिलाएं एक सड़क को 60 दिन में बनाते हैं। देखना भाई गौर से जरा सवाल को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 3 आदमी 3 आदमी और 4 फीमेल किसी काम को 60 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है 10 आदमी और 12 बॉयज उसी काम का 75% हिस्सा। अगर 75% काम 18 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 24 दिन में होगा। टोटल काम मैंने मान लिया 120 करना है, तो भैया एक दिन में 2 काम होंगे, 24 पंजे 120, एक दिन में 5 काम होंगे। तो 3 आदमी और 4 औरतें मिलके 2 काम करेंगी। ऐसे ही 10 आदमी और 12 लड़के मिलकर 5 काम करेंगे। मैंने इसको डबल कर दिया। जब मैं पूरे को डबल करूंगा तो 10 और 6 डबल होगा, 6 हो जाएंगे ना। 16 आदमी, 4 दूनी 8 फीमेल और 12 बच्चे, 5 और 4 कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे ना एक दिन में। ऊपर वाले की इक्वेशन को मैंने पूरे को डबल कर दिया, यहां भी 2 से गुणा और यहां भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 आदमी 8, मैं इसको अगर 4 से भाग दे दूं तो 4 आदमी 2 महिलाएं और 3 लड़के काम को एक दिन में 9/4 भाग करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 से भाग दे दिया, यही तो पूछ रहा था। 4 आदमी 2 महिलाएं और 3 लड़के पूरी सड़क का 9/4, तो 120 काम करना है। एक दिन में हो रहे हैं 9/4 काम, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 160/3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो मालिक। ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा है। ये एक जीवा मैंने मान ली ए बी है, ठीक है। वो कह रहा है पी ए क्यू, ये लो भैया, पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा खींच दी। आर लघु चाप ए बी पर, लघु मतलब छोटा वाला चाप, आर एक बिंदु है लघु चाप पर। बी ए क्यू ये वाला एंगल कितना दे रखा है? बी ए क्यू 70 डिग्री दे रखा है, ये 70 है। तो कह रहा है ए आर बी, ओके। तो यहां से यहां मिला दो भाई पहले तो देखो टेंजेंट थ्योरम, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। आमने सामने के 180 होते हैं, ये 110 हो जाएगा क्योंकि 170 है तो आंसर आ गया 110। चलिए आगे चलते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार, थोड़ा छोटा कर लेता हूं स्पेस मिल जाएगा, कि परिधि इतनी है, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर निकालना है तो आर हो गया 62.8। तो देखो भैया 3.14 का दुगना करोगे तो 6.28 हो गया, 14 दूनी 28
और ये इससे पूरा पूरा 10 बार कट जाएगा, तो रेडियस तो आ गई जी 10। आयतन, आयतन होता है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 10 गुणा 10 100 और h बराबर 2 पाई आर एच, नहीं 2 पाई क्यों आर एच क्यों होता है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये क्यों आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 8792 के। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो पॉइंट से ये 2 जीरो हट गई, 314 से इसको काटोगे तो मैं बता देता हूं पूरा पूरा मैंने कर रखा है, पूरा 28 आएगा भाई, काट लेना तुम, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 28 आएगा। कह रहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 28। तो देखो कुछ भी हो, 4 दूनी 8, 8 8 64, यूनिट प्लेस 4 होगा। यूनिट प्लेस 4 किसमें है, डी ऑप्शन में, इसके अलावा किसी में भी नहीं है। खत्म हो गया सर आपका पेपर। देख लो आपको कैसी अप्रोच होनी चाहिए थी, कितनी स्पीड होनी चाहिए थी, आपको पेपर के टाइम पे क्या सोचना है, वो सारी चीजें आपको सॉल्यूशन में मिल जाती हैं, कौन सा सवाल किस तरीके से हैंडल करना था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। वीआईपीएम एकेडमी में सभी का हार्दिक स्वागत है। टेस्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, आंसर की के बारे में। देख लीजिएगा, अच्छा पेपर बनाया गया है, सभी टीचर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपना खुद का टाइम देके पेपर को बना रहे हैं, क्वेश्चंस को बना रहे हैं, आपके लिए अच्छा पेपर बना रहे हैं। तो आप जो बच्चे अभी मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे एक छोटी सी एक विनती गुजारिश है, वो प्लीज़ आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, या स्टेट में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, जिसमें मैथ और रीजनिंग इंग्लिश आती है, जीके आता है, उस बच्चे को हर संडे को आके वीआईपीएम का टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये उसके भविष्य के लिए ये है। अगर आज यहाँ पे टेस्ट देगा तो आने वाले फ्यूचर के अंदर जब एग्ज़ाम होगा तो वो इस टेस्ट को करते करते उसका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा। तो ये आपके लिए मान लीजिए सबसे बड़ा रामबाण है। ठीक है, तो सभी बच्चों को देना चाहिए, और उम्मीद करूंगा जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो सभी को नमस्कार। चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। चलो एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा। एक खास लॉजिक के अनुसार 624 का रिलेशन 160 के साथ है। तो देखो, अगर आप 160 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे और -16 कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। 160 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 640। 640 माइनस में 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 640 में 16 घटाने पे आपका आ जाएगा ये 624 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 624। आगे बात समझ में, मतलब मल्टीप्लाई 4 माइनस में 16 हो रहा है। उसी प्रकार से सेम टू सेम अगर आप 116 इंटू में 4 करोगे और माइनस में 16 करोगे तो आपका 448 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना, 6 चौक 24, बच गए 2, 4 और 2 6, ये 264। 264 में अगर आप 16 माइनस करोगे तो आपका 200 आएगा क्या, सॉरी 400। 464 माइनस में 16 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 448 आ जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं सर, ये साइड में जाते जाते लाइट को थोड़ा सा इस साइड कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, चलो आगे देखिए। आप 528 बनाना है तो 528 कैसे बनेगा, 528 बनाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 उठा लीजिए, इसको घुमाई दो, आप अलग ही घुमा दो। 136 इंटू में अगर आप 4 करेंगे और माइनस में 16 कर दीजिए तो बताइए 6 चौक 24, 6 चौक 24 का क्या आ जाएगा, 4, 4 तिया 12, 12 और 2 आ जाएंगे 14, 1 बच गया, 4 और 1 5, ये 544। 544 में से 16 घटाओगे तो कंफर्म है कि आपका 528 आ जाएगा। बताइए, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपके सामने एक तरीके से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। आप इसको सेट एनालॉजी भी कह सकते हैं कि सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया है। 13, 57, 111 क्या रिलेशन बन रहा है, तो समझिएगा। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 13 इंटू में 4 प्लस में 5, 13 चौक 52, 52 प्लस में 5 करोगे 57 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप 57, फिर अगला आप क्या करोगे, 13 इंटू में 8 और प्लस में 7 कर दो, तो 13 इंटू 8 करोगे, 13 8 104, 104 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। 13 8 104, 111 आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस 5, यहाँ प्लस 7, ये बन रहा है। अगला 11 का भी देख लीजिए, 11 इंटू 4 प्लस में 5 करो, 11 चौक 44, प्लस में 5 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 49 आ जाएगा।
फिर 11 इंटू 8 प्लस में 7 कर दो, 11 8 88, 88 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 95, आगे 95। ऐसा कैसा लॉजिक अगर ढूंढे तो कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आ जाएगा। तो कह सकता हूँ क्या 9 इंटू में 4 प्लस में 5, 9 चौक 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे 41। फिर ठीक है 9 इंटू में 8 प्लस में 7, 8 9 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे 79। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, कैसे कि 13 इंटू में 4 प्लस में 57 प्लस में 2 बराबर में 111, ये भी लग जाएगा। 13 चौक 52, 13 चौक 52, 57 प्लस में 2 करोगे तो कितना आएगा 59, इन दोनों को जोड़ दो 111 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए 11 इंटू में 4, 11 इंटू में 4 प्लस में 49 प्लस में 2, तो बताइए 11 इंटू 4 कितना आएगा 44, और इनको जोड़ो टोटल कितना आएगा 51। तो बताइए 44 और 51 कितने आएंगे आपके 44, सही तो किया ना, 44 प्लस 51, तो ठीक है 4 और 1 5, 5 4 9, बिल्कुल सही आ जाएगा। ऐसे इसका लॉजिक लग जाएगा सेम। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन में आप सही बच्चों को, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन अपनी जगह बी भी सही है और अपनी जगह ए भी सही है। तो इसमें बी और ए में है तो आपको इसको बोनस मिल जाएगा। जिस बच्चे का बी आ रहा है उसका भी सही है, जिसका ए आ रहा है उसका भी सही है। बी किस हिसाब से सही है, बी इसके हिसाब से सही है। सब में सर्कल है पर इसमें सर्कल नहीं है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए सही क्यों होगा, ए होने के पीछे का कारण है, देखो ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, तो देखो डी में काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना बना है दोबारा 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बन गया। चलो देखते हैं इसमें बन रहा है क्या। इसके अंदर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गया। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गया। तो देखो कुल मिला के इसका आंसर वास्तव में ए नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी होगा, जिसमें ए दे रखा है तो इसकी जगह बी हो जाएगा। चलो इसको करते हैं। यह आ गया आपके सामने एक तरीके से एनालॉजी का क्वेश्चन है, या आप इसको कह सकते हैं कि सीरीज का क्वेश्चन है, पर पहचानना पड़ेगा आपको, एनालॉजी के अकॉर्डिंग पहचानना पड़ेगा। कैसे कि बताइए 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, रिमेनिंग कितने बचेंगे, 2 रिमेनिंग बचेंगे। रिमेनिंग क्या क्या रह रहा है, 5 छक 30, रिमेनिंग कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 5 जोड़ी की 25, 25, रिमेनिंग कितने बचेंगे, 27 में से 25 गए 2 बचेंगे। ठीक है, 35 में से 27, 37 में से 35 गए 2, 30 में से 32 में से 30 गए 2, 27 में से 25 गए 2, आगे देखो 5 दिया 15, 17 में से 15 गए 2, रिमेनिंग 2 2 बच रहा है। अब 2 2 बच रहा है तो इसमें देख लीजिए, इसको काटोगे रिमेनिंग 2 नहीं बचेगा, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। 5 दूनी 10, रिमेनिंग 2, 5 दिया 15, 1 बच रहा है, 5 एकम 5, 4 बच रहा है, 5 दूनी 10, 4 बच रहा है। देखो इसमें 2 बच रहा है, 2 बच रहा है तो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला ये आ गया तुम्हारे सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। पहचानिएगा मिसिंग नंबर का कैसे किया गया है। इसने रेशियो में हटा दिया गया है। रेशियो में कैसे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, रेशियो से किया गया है। रेशियो से कैसे काटो, इसको 16 के पहाड़ों से सब कट रहे हैं, 16 के पहाड़ों से, तो 16 के पहाड़ों से काटोगे तो बताओ 16 3 48, 16 चौकी 64, 16 5 80, 4 5 3 4 5 रेशियो बन गया। ठीक है, इसको काटो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 3 4 5, उसके बाद 5 6 7। अब बताइए इसको काटोगे 16 से काट के देखो, 16 से काटो, 16 एकम 16 बच गए क्या, 16 एकम 16 बच गए आपके 7, 16 4 3 16, कितने बचेंगे आपके 4 और 3 7, 7 2, 16 दूनी 48, 16 3 48, 16 16 32, 16 चौक 64। ये तो नहीं कट रहा भाई, ये 16 से नहीं कट रहा क्या, अभी काटते हैं 16 एकम 16 बच गए 4 और 3 7, 72 हो रहा है। तो भाई ये कट नहीं रहा, 8 से कट रहा है क्या, 8 8 दूनी 16, 8 दिया 8 दूनी 16 बच गए कितने, ये भी 8 से तो नहीं कट रहा भाई। अब इसके अलावा और अगर लॉजिक लगाना चाहें तो और लॉजिक क्या लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो 16 16 से कट रहे हैं 300, इसको 16 से काटने से कट जाएगा क्या, 16 एकम 16 बच गए कितने आपके 5 56, ये भी नहीं बचेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से काटना भी, 8 एकम 8 दूनी 16, 16
बच गए 5, 7 8 56 कट रहे हैं। 8 दूनी 16 बच गए कितने 7, 8 9 72। अच्छा ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ क्या, आपका 8 8 से कटने वाला प्रोसेस बन जाएगा। 8 8 से 16 से नहीं कट रहा, 8 8 से कट जाएगा। 8 से काटना एक बार, 8 से काटोगे तो आएगा 8 8 से 48, 8 8 64 10। तो बताओ कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। इसको 8 से काटो 10, 12 8 96, 12 8 96 और ये आ जाएगा। अगर इसको काटोगे 8 से, 8 एकम 8, 8 चौक 32। देखो कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। इसको 8 से काटना भी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बच गए कितने 7, 8 9 72, 8 9 72 29। इसको काटो भी, 8 दूनी 16 बच गए कितने 5, 7 8 56। देखो कितने का डिफरेंस है। तो बताओ 29 उसके बाद 27, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे क्या होगा 25 ही होगा। और अगर तुम 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 200 आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। ये लीजिए आपके सामने इंग्लिश वाली इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश वाली इन्फॉर्मेशन के बाद हिंदी वाली इन्फॉर्मेशन देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिए। कहना चाह रहा है 20,000 रुपये के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक आरबीआई ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 तक की राशि के लिए 20,000 रुपये तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2000 के जो नोट बदलने की अनुमति देगा। तो मतलब 20,000 तक है ना, आपको ना बिना मांग पर्ची के आप 2-2 हज़ार की नोट बदल सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। 20,000 तक आप बिना मांग पर्ची के 2-2 हज़ार की नोट बदल सकते हैं, मतलब 10 नोट बदल सकते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, बदलने के लिए बोला है। तो सबसे पहला निष्कर्ष है किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे राशि निकालने के बारे में नहीं कहा, यहाँ नोट बदलने के बारे में बात चल रही है। ठीक है, और 20,000 रुपये से ज़्यादा क्यों नहीं निकालेंगे भाई, अगर मांग पर्ची भर दोगे तो 20,000 रुपये से ज़्यादा भी निकाल लोगे। तो यहाँ ना तो निकालने की बात हुई और ये बात हुई कि आपको मिलेगा नहीं। यहाँ बोला है कि आरबीआई ने बोला है 20,000 रुपये तक आप 2-2 हज़ार के नोट बदल सकते हैं बिना मांग पर्ची के, और इससे ज़्यादा होंगे तो मांग पर्ची की ज़रूरत होगी। और ये कह रहा है कि भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है 20,000 रुपये तक विनिमय के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। देखो मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है, कहाँ तक 20,000 रुपये तक। तो सेकंड वाला एकदम सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला DPWY और M एक परिवार के एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, 5 लोग आए हैं, यात्रा कर रहे हैं। W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। W अपनी 2 पुत्री है, एक तो D पुत्री है और एक P पुत्री है, इनके साथ यात्रा कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बहनें हैं। आगे बोला M अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। ठीक है, M है अपनी नानी मतलब माँ की माँ के साथ यात्रा कर रहा है। आगे कहना चाह रहा है D है M की माता है। D किसकी माता है, M की। अगर D M की माता है और Y है वो नानी है M की, तो Y अगर नानी होगी तो नानी मतलब माँ की माँ। ये लीजिए आपकी माँ की माँ क्या हो जाएगी, नानी। तो Y M की नानी हो गई और M है Y के साथ यात्रा कर रहा है, नानी है मतलब माइनस। ठीक है, और फिर अगर ये महिला हो गई तो ये पुरुष हो जाएगा, आपस में हस्बैंड और वाइफ हो जाएगी। तो Y अगर M की नानी है तो W M का नाना है। ठीक है, इसकी माँ कौन है, D। और ये दोनों के दोनों बच्चे D और P दोनों के दोनों बच्चे किसके हैं, Y और W के बच्चे हैं। आगे बात समझ में। पूछा क्या है बताइए, Y P से किस प्रकार संबंधित है, Y का P से क्या रिश्ता है। तो बताइए Y है वो P की क्या लगेगी, माँ लगेगी, माता लग जाएगी। अगला आपके सामने अध्यापक दिया हुआ है, अध्यापक का डायग्राम है, अभियंता का डायग्राम है, लेखाकार का डायग्राम है। इसने बोला है ऐसे एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, एक से अधिक। ये एक वाले हैं, ये कौन से एक वाले। इसने एक से अधिक बोला है तो किस किस को लोगे, 4 को लोगे, 8 को लोगे, 3 को लोगे, 6 को लोगे। एक से अधिक नाम लिया है तो मतलब आप एक वाले काट दीजिए। एक से अधिक क्या होता है, 2 और 3 होता है, 2 और 3 होता है, तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 15 और 6 21 हो जाएंगे। अगला एक पासे के विभिन्न फलकों 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25, 26 लिखी गई है।
21 से 26 लिखे गए हैं। आपसे पूछा गया है आपके सामने 3 स्थितियां हैं। आपके सामने कितनी स्थितियां हैं? 3 स्थितियां हैं। 24 के विपरीत क्या होगा? तो 24 के विपरीत चाहिए तो आपको 2 कॉमन देखना है। 2 कॉमन देखोगे तो आप देखो 22 और 25 दिखाई दे रहा है, और ये भी देखो 22 और 25 दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन होता है उनको डाइस में हटा दिया जाता है। तो कॉमन को हटा दो, जो रह जाएगा आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका बी 21 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, JKLMN एक बैच में बैठे हैं, ठीक है, एक बैच में बैठे हैं। तो चलो उस बैच को बना देते हैं। ये लीजिए, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 लोग एक बैच पे बैठे हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी है। हमें क्या पता जे के कहाँ बैठेंगे। आगे है एम एन का निकटतम पड़ोसी है। हमें क्या पता एम और एन कहाँ बैठेंगे। और जे एल के साथ नहीं बैठा, चलो छोड़ो, जे एल के साथ नहीं बैठा। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। जे एल के साथ नहीं बैठा, जो बेच के दाएं छोर पे बैठा है। रीजनिंग में जो हमेशा किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। तो एल है वो बिल्कुल दाएं छोर पे बैठा है, ठीक है। और जे एल के साथ नहीं बैठा तो जे यहां नहीं बैठेगा, बाकी इनमें से कहीं बैठ सकता है। फिर आगे क्या लिख रखा है? आगे लिख रखा है जे है वो एम और एन के दाएं बैठा है। तो जे अगर एम और एन के दाएं बैठा है तो जे यहीं बैठेगा। एम और एन के दाएं कौन बैठा है? जे बैठा है। जे किसके पास नहीं है? एल के पास नहीं है। आगे ऊपर वाली एक लाइन और पढ़ो, ये देखो, जे के का निकटतम पड़ोसी है। तो जे अगर के का निकटतम पड़ोसी है तो के यहाँ जाएगा। जे के का निकटतम पड़ोसी है। के यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो एम और एन आएंगे, यहाँ तो एम और एन आएंगे। आगे लिख रखा है एम एन के दाएं बैठा है। तो एम है वो किसके दाएं बैठा है? एम है वो एन के दाएं बैठा है। बन गया? एम एन के दाएं बैठा है। जे की स्थिति क्या है? बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से 1 2 3, बाईं ओर से तीसरा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, मोहन का घर दक्षिण की ओर है, दक्षिण मुखी है। मोहन का घर दक्षिण की ओर है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो चलो मुंह दक्षिण की ओर है, तो ये लीजिए मुंह दक्षिण की ओर हो गया। और फिर ये भी बोला है वह अपने घर से बाहर निकलता है। वह अपने घर से बाहर निकलता है, बाहर निकल गया, ये इसका घर है। वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा 30 मीटर चलता है। घर से बाहर निकला और सीधा चला 30 मीटर। उसके बाद लगातार 2 बार दाएं घूमता है और 2 बार दाएं 6 मीटर 24 मीटर चलता है। तो पहला दायां 6 मीटर, दूसरा दायां 24 मीटर चलता है। उसके बाद आगे क्या बोला? और अंत में वह बाएं मुड़ता है। अंत में बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ने के बाद किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चलता है। तो किराने की दुकान तक चलने के लिए 2 मीटर चलता है। ये लीजिए यहाँ पहुँच गया। तो बताइए उसके घर और किराने की दुकान के बीच की दूरी, उसके घर और किराने की दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो देखो उसके घर और किराए की दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी इसको बोलेंगे, ये न्यूनतम दूरी होती है, ये निकालनी है। आगे बात समझ में। तो चलो एक काम करते हैं, बांटो इसको फटाफट। और अगर इसको बांटोगे आप, इसको बांटोगे तो बताओ, अगर ये 24 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 मीटर होगा। अगर यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 मीटर होगा। ये कितना? 2 मीटर। तो बताइए बेस कितना आ गया? बेस टोटल आ गया तुम्हारे पास 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद बताओ ये 24 है और ये 30 है। तो बताओ ये कितना है? ये तुम्हारे पास 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 24, 6 और 24 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो ये 6 मीटर है। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 6 मीटर। अब आपको मैंने साफ साफ पढ़ाया है, जब भी आपको 8 और 6 दिखाई दे तो सीधा 10 हो जाएगा। 8 और 6 दिखाई दे तो सीधा 10 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर। बेस स्क्वायर बताइए कितना है? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। इसको जोड़ोगे टोटल कितना आएगा? 100 किसका होता है? 10 मीटर। तो ये दूरी तुम्हारे पास है 10 मीटर हो जाएगी। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, एक कोचिंग संस्था में कक्षा 10 के छात्रों की संख्या कक्षा 12 के छात्रों की संख्या से
1/3 अधिक है। तो बताइए, ये आ जाएंगे कक्षा 10 और ये आ जाएंगे कक्षा 12। बोला है कक्षा 10 के छात्र है ना, कक्षा 12 के छात्र से 1/3 अधिक है। तो 1/3 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 1 + 1/3। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4। तो इसको लिखा जाएगा 4/3। तो 1/3 अधिक है, अधिक है मतलब आप 1 में 1/3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 4/3। तो 4 तो किसके पास चला जाएगा? 10 के पास। और 3 किसके पास चला जाएगा? 12 के पास। तो कक्षा 10 में पढ़ने वाले कक्षा 12 से 1/3 अधिक है, मतलब 1 ज़्यादा है। तो देखो 1 ज़्यादा है, ठीक है, ये 3 है, इनसे 1 ज़्यादा है, तो 4 हो गया। आगे बोला टोटल कक्षा 10 और कक्षा 12 में टोटल बच्चों की संख्या कितनी? 112 है। 112 टोटल है, तो रेशियो का भी टोटल कर दो। रेशियो कितना आ जाएगा? 7 रेशियो आ जाएगा। तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गए 4 42, 7 छक 42। पूछा क्या है? कक्षा 10 में स्टूडेंट कितने हैं? तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, 16 चौक कितने आ जाएंगे? 64। कक्षा 10, 10 का रेशियो 4 है, 16 चौक 64 हो जाएगा। आगे इसने बोला निम्नलिखित में से समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? तो देखो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। आपकी किस्मत खराब होगी तो इसमें ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, और किस्मत अच्छी होगी तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे नंबर को चेंज करना पड़े और जहाँ सिंबल को चेंज करना पड़े, तो आप इस चीज़ को समझ जाइए, वो आपके लिए लेंदी नहीं, वो सबके लिए लेंदी है, सबका टाइम लेगा वो, ठीक है। तो भाई मैं आपको आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ कि भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सोल्व भी कर लेते हैं। तो बताओ 16 और 48 को चेंज करना है। 16 की जगह 48 आ जाएगा और 48 की जगह 16 आ जाएगा। तो चलो भी कह सकता हूँ क्या? 48/4, भाग का सिंबल है, 4 इंटू में 6, प्लस में 26, माइनस में 16, प्लस में 9, इंटू में 8, ठीक है। इसको काटो, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 छक 72, प्लस इसको माइनस करो, 26 में से 16 गए 10, प्लस 8 9 72, 72 144, 144 और 10 कितने हो जाएंगे? 154। बताइए 154 दिखाई दे रहा है आप सभी को? अगला क्वेश्चन इसने बोला है यदि शब्द आपके सामने दे रखा है, इसमें यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए, मतलब पहले वाले को अंतिम के साथ बदलना है तो अंतिम वाला पहले के साथ बदल दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले अक्षर को 11वें अक्षर के साथ बदलना है, दूसरे वाले को इसके साथ बदलना है तो ये इसके साथ बदल दिया जाएगा। ऐसे ही 11वें के साथ बदल दिया जाए, तीसरे को 10वें के साथ बदल दिया जाए, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे चलता रहेगा ना, तो आप समझिए इस साइड को हमेशा क्या बोला जाता है? लेफ्ट साइड। और इस साइड को क्या बोला जाता है? राइट साइड बोला जाता है। तो सोचो फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ, लास्ट वाले का फर्स्ट के साथ बदलेंगे तो उल्टा लिखा जाएगा। उल्टा कैसे? सबसे पहले कौन आएगा? एस, फिर आएगा यू, फिर आएगा ओ, आर, टी, एक्स, ई, डी, आई, बी, एम, ए, ऐसे तो होगा। जब ये आपस में चेंज होंगे तो मतलब ये जो लास्ट वाले हैं ये तो स्टार्टिंग में चले जाएंगे और स्टार्टिंग वाले लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो काउंट करो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही है, 12 ही होने चाहिए। तो बताइए नई व्यवस्था में, नई व्यवस्था हो गई ना, ये नई व्यवस्था में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, देखो बाएं से दाएं सेट करने पर आर के ठीक बाद कौन सा आएगा? आर के ठीक बाद। तो आर के ठीक बाद क्या आ जाएगा? आर के ठीक बाद टी आ जाएगा। मतलब इस साइड से गिनने पर आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद आएगा, इस साइड से गिनने पे टी आ जाएगा। आप सीधा ही आंसर बोल सकते थे। समझदार होना जरूरी है। अगला 3 अप्रैल 1996 को बुधवार है। बताइए 3 अप्रैल 1996 को कौन सा वाला वार है? बुधवार है ना? बुधवार, बुधवार है। तो पूछना चाह रहा है बताइए 7 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा? मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि कैलेंडर में सेम डेट को हर साल एक एक दिन बढ़ता है, जो मुझसे पढ़ा हुआ है।
सेम डेट को हर साल एक एक दिन बढ़ेगा। एक एक दिन कैसे बढ़ेगा? इस प्रकार से, अगर 3 अप्रैल 1996 को बुधवार है तो 3 अप्रैल 1993 को पता है क्या होगा? बुधवार की जगह गुरुवार हो जाएगा। हाँ, सेम डेट को हर साल एक एक दिन बढ़ता है जब तक अंदर 28 फरवरी आती है। और अगर 28 फरवरी के बाद मान लीजिए 4 साल बाद 29 फरवरी आएगी तो सेम डेट को 2 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगला कह सकता हूं क्या? 3 अप्रैल 1998 को बताइए फटाफट क्या होगा? शुक्रवार बता रखा है। अगला 3 अप्रैल 1999 को बताइए क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक है, अगला 3 अप्रैल 2000 को बताइए क्या होगा? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। आप कहोगे सर सोमवार कैसे? तो सोचो 1999 और 2000 सेंचुरी लीप ईयर है और 2000 सेंचुरी लीप ईयर है, 400 का भाग जाता है तो इसमें 29 फरवरी आ गई है। अंदर क्या आ गई? 29 फरवरी। और 29 फरवरी आएगी ना, 400 का पूरा पूरा भाग गया तो देखो 2 दिन प्लस हो गए। शनिवार का सीधा सोमवार हो गया, 2 दिन बढ़ गया। हर 4 साल बाद आपके 2-2 दिन प्लस होते हैं 29 फरवरी के चक्कर में। तो देखो यहाँ तो नॉर्मल चल रहे थे। आप कहोगे सर ये भी तो लीप ईयर है। बिल्कुल लीप ईयर है, पर इसकी 29 फरवरी पीछे गई। 96 की कहाँ गई? पीछे गई। इसलिए हमने एक ही दिन जोड़ा, एक ही दिन जोड़ा, एक ही दिन जोड़ा। पर यहाँ देखो 400 से डिवाइड हो गया तो 2 दिन जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगला 3 अप्रैल 2001। ठीक है, अब एक दिन प्लस हो जाएगा तो एक दिन प्लस हो जाएगा तो कौन सा वाला वार हो जाएगा? मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। अब 3 अप्रैल 2001 को मंगलवार है, हमें तो 7 अप्रैल को चाहिए। तो बताइए 3 अप्रैल में कितना जोड़ूं? 4 जोड़ूं? तो मंगलवार में भी क्या करो? 4 जोड़ दो। दिन तुम्हारा क्या आ जाएगा? दिन तुम्हारा शनिवार आ जाएगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन जोड़ने पे तुम्हारा शनिवार। आगे बात समझ में? ये लीजिए अगला क्वेश्चन। डन है ना यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका मुंह का है नॉर्थ में, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट। तो इस बार क्या होगा? साउथ होगा। 45 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है। देखो 45, फिर 45, फिर 45, 45 की डिग्री के अकॉर्डिंग घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बताओ अगला 45 जब होगा तो फिर साउथ में होगा। साउथ में नहीं है, गलत है। साउथ में नहीं है, जो भी है गलत है। इस साइड है तो गलत है। अब बताइए इन दोनों में है, साउथ है। देखो साउथ है ना साउथ में फेस। अब देखो ए बाहर था तो अगली बार अंदर आ गया, बी बाहर था तो अगली बार अंदर आ गया, तो यहाँ पे इस बार सी आएगा। तो सी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। आगे बात समझ में? इन क्वेश्चनों को करने के लिए मेरे पास बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब। कई बच्चे तो पता है इसको कैसे करते हैं, प्रत्येक को इसका इसके साथ देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे। ऐसे करके इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी बना देते हैं। इसका एक शानदार सा मेथड बताऊं आपको मैं, बहुत ही प्यारा, मजा आ जाएगा। वो मेथड क्या सुनिए। जब भी आपको नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल दिखाई दें तो ना तो आप इसको चेक करो, ठीक है, और पहले वाले को चेक ही मत करो। आप केवल चेक करो दूसरे और तीसरे को चेक करो। जो दूसरे से तीसरे में हुआ है ना, वही कंफर्म है कि 4 से 5 में होगा हर हाल में। तुम इन दोनों में परिवर्तन देखो, क्या परिवर्तन है, चेंजेस देखो क्या चेंजेस है, वही चेंजेस आपको यहाँ मिलेंगे हर हाल में। तो देखो चेंजेस देखते हैं दोनों में क्या चेंजेस हैं। तो देखो ए यहाँ था तो ए यहाँ चला गया, तो इसमें बताओ 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ चला जाएगा, बस। यहाँ तो 6 इसमें नहीं है, गलत है। यहाँ 6 इसमें नहीं है, गलत है। अब चलो अगला देखो, एक तो वहां चला गया और देखो ये दोनों देखो आगे खिसक के इस साइड आ गए। देखो बराबर तो आ गया, एक की जगह आ गया ना, और 2 आ गया बराबर की जगह, देखो आ गया। मतलब इन दोनों को किसका आगे यहाँ रखना है, ये देखो। तो उसी प्रकार से इस MP को किसका के यहाँ रखना है, तो मतलब M तो यहाँ आएगा और P यहाँ आएगा। तो देखो M और P दिख रहा है आपको, इसमें नहीं है, PC है, तो B वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए ना? चलो भाई, दी गई आकृति में टोटल अर्धवर्त कितने हैं? अर्धवर्त देखने हैं। अर्धवर्त मतलब आधा वर्त।
आधा वर्त मतलब 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 3 के बाद ये आ गया 4, 4 के बाद ये आ गया 5, 5 के बाद ये आ गया तुम्हारा 6, 6 के बाद ये आ गया तुम्हारा 7। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक का करेक्शन है, इसको सही करवा देता हूँ। इसको हटा दीजिए आप, ये लीजिए, इसको हटा दीजिए। इसने बोला है एक पेपर को फोल्ड किया है, सबसे पहले फोल्ड कर दिया नीचे, फिर फोल्ड कर दिया इस साइड। पेपर को ऐसे फोल्ड किया, पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये वाली शेप बना दी। अब आपको पता है जब पेपर फोल्ड होने के बाद जब पेपर दोबारा खुलता है तो ऊपर वाले के साथ तो वॉटर इमेज बनाता है, ऊपर वाले के साथ वॉटर इमेज बनाता है, साइड वाले के साथ मिरर इमेज बनाता है। तो जैसे दिखाई दे रहा है इसका उल्टा ऊपर हो जाएगा, तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये सर्कल ऊपरी ऊपर चला जाएगा। ऊपर बताओ किस किस में है? ऊपर देखो यहाँ रहा, यहाँ नहीं है, इसमें यहाँ नहीं है, ये भी हटाओ। अब अगला ये देखो, अगला और देखना है। अगला ये जब ये शेप है ये ऊपर जाके बनेगा तो इसकी शेप क्या होगी? इसकी भी अपोजिट होगी, और इसकी अपोजिट होगी। तो देखो अपोजिट के बारे में बात करें तो देखो ये नीचे है तो देखो ऊपर चला गया, और इसमें देखो ये नीचे है तो ये नीचे ही है, मतलब ये सेम टू सेम बन गई, सेम टू सेम बन गई तो ये भी गलत है। तो कह सकता हूं क्या ऊपर वाले के साथ चेंजेस होगी तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? डन है? समझदार हो आप सबके सब। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित हो, मतलब 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसमें शामिल है वो बताना है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसमें शामिल है। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर बात करें ए के बारे में, तो ए के बारे में बात करेंगे तो देखो अगर आपको ये दिखाई भी दे रहा तो देखो यहाँ ये इसने ये बना दिया तो एक तरीके से ये तो गलत हो गया। उसके बाद बी के बारे में बात करेंगे तो बी वाला मैच हो रहा है क्या? तो देखो बी वाला देखता हूँ मैच हो रहा है नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है क्या बी वाला? देखो ये गोला दिखाई दे रहा है, पहले तो गोला देखो, गोला दिख रहा है, बिल्कुल गोला है। उसके बाद ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसा कुछ है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, बिल्कुल है। ये बिल्कुल यहाँ पे टच हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल लाइनें खींची जा रही है। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बताइए यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा, इसको भरना है। तो पहले तो बताओ दोनों साइड डार्क है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड डार्क होंगी। अब दोनों साइड डार्क होंगी तो देखो यहाँ तो नहीं है तो ये तो गलत है। अब चलो आगे बात करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे ये लाइन बीच में खींची गई है, इसमें ये फालतू की लाइन आ गई तो ये भी गलत है। इसमें ये है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं तो ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। अगला अगला मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया, दर्पण प्रतिबिंब का। और दर्पण में क्या करोगे? दर्पण में होता क्या है, जो मिरर के बिल्कुल पास में होता है, जो मिरर के बिल्कुल पास में होता है सबसे पहले वो लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 4 लिखा जाएगा, 4। और 4 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 4 पता कैसे लिखा जाएगा? 4 ऐसे लिखा जाएगा उल्टा। अगर वो लेफ्ट में है तो वो राइट में बन जाएगा, अगर वो राइट में है तो वो लेफ्ट में बन जाएगा। 4 ऐसे लिखा जाएगा, टी ऐसे लिखा जाएगा, एस ऐसे लिखा जाएगा। और एट द रेट के बारे में बात करें तो एट द रेट कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जो भी है इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद पी ऐसे लिखा जाएगा। तो बताइए 2 के पास एट द रेट होना चाहिए, इसने 4 उल्टा लिख दिया, गलत है। इसने 4 को बिल्कुल वैसा का वैसा रखा है 4 को, ये भी गलत है। चलो इसके अंदर देखो पी आना चाहिए, लास्ट में इसने एट द रेट कर दिया तो ये भी गलत है। ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? अगला 6 बाइक T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है, कि चाल की तुलना की जाती है कि कौन तेज चलता है कौन धीमा चलता है, चाल की तुलना हो रही है। सबसे पहले बोला T6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है। तो चलो भाई 1 2 3 4 5 6, 5 है या 6? 6। बोला T6 की चाल है 3 बाइक से अधिक है, 3 बाइक से अधिक है तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे T6 है। आगे बोला किसी भी 2 बाइक की चाल समान नहीं है, मतलब बराबर में 2 नहीं आएंगी। T4 की चाल T2 से अधिक है, T4 की चाल T2 से अधिक है, लेकिन T6 से कम है, लेकिन T6 से कम है। अब T4 की चाल T2 से ज़्यादा है लेकिन T6 से कम है, ठीक है। आगे इसने क्या बोला? T3 की चाल T5 से कम नहीं है, तो कम नहीं है तो ज़्यादा है, तो T3 की चाल T5 से ज़्यादा है, T5 से ज़्यादा है। आगे बोला T2 और T7 की चाल सबसे कम नहीं है, मतलब इन दोनों की सबसे कम नहीं है,
तो इन दोनों की सबसे कम नहीं है, तो पहले तो एक काम करता हूं, यहां पे T2 नहीं आएगा क्योंकि सबसे कम नहीं है, यहां नहीं आएगा तो यहां पे आ जाएगा T2, और T2 के ऊपर कौन आ जाएगा, T4 आ जाएगा। अब बताओ इसकी अगर सबसे कम नहीं है और इससे ऊपर T3 है, तो बताओ ऊपरी ऊपर कौन आएगा, T3, और यहाँ पे कौन आएगा, T5। बच गया कौन, T1 बच गया क्या, तो सबसे कम किसकी है, T1 की है, सबसे कम T1 की हो जाएगी। पूछा है बताइए कितनी बाइक की चाल T3 से कम है, बताओ T3 से कम कितनों की है, 1 2 3 4 5, कितनों की है, 5 लोगों की कम है। अगला आपको बताना है कि ये आपके सामने स्टेटमेंट है, ये आ गया आपका कौन सा, इनक्विलिटी वाला टॉपिक आ गया है, असमानता वाला टॉपिक। असमानता में बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो बताओ P की तरफ मुंह खुला हुआ है V का, P की तरफ खुला हुआ है ना, देखो ये रहा V और ये रहा P, मुंह देखो किसकी तरफ खुला हुआ है, V की तरफ, इसने खोला है P की तरफ, गलत है, बस खुला है V की तरफ, इसने खोल दिया P की तरफ, गलत हो गया, गलत है। अगला देखो मुंह देखो किसकी तरफ खुला हुआ है, L की तरफ, चलो तो ये रहा G और ये रहा L। अब देखो मुंह बताइए, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है G की तरफ, और यहाँ किसकी तरफ खुला हुआ है, L की तरफ, तो ये भी गलत है। तो इसमें आ जाएगा न तो पहला सही होगा ना दूसरा सही होगा। आगे बात समझ में। अगला दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्दिष्ट की गई है, इन संख्याओं की निम्नलिखित में से 4 संभावित क्रम व्यवस्थित किए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बना सकता है। मतलब सार्थक शब्द बनाना है, और सार्थक शब्द बनाना है ना, तो आपको इसी को उठा के बनाना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस में से किसमें सार्थक शब्द बनेगा, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला आराम से बन जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे कि बताओ 4 पे कौन आता है, एस। बताओ 3 पे कौन आता है, 3 पे आता है टी। बताइए 7 पे कौन आता है, 7 पे आता है यू। सार्थक शब्द बना रहे हैं। 6 पे कौन आता है, 6 पे आता है डी, 6 पे डी। 1 पे कौन आता है, 1 पे आता है ई। 2 पे कौन आता है बी, 2 पे आपका आता है एन। उसके बाद 5 पे कौन आता है, 5 पे आता है तुम्हारा टी। बताइए क्या बन गया, स्टूडेंट बन गया ना। सार्थक क्रम ऐसे बनाना है कि आप इन नंबरों को काम में लेकर एक शब्द बना के दिखा दीजिए, तो स्टूडेंट बन जाएगा। बन गया ना ए वाला। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा और सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। जल्दबाजी थोड़ी स्पीड इसलिए थी क्योंकि जो बच्चा पेपर दे रहा है हर संडे को, उसके लिए तो यही है कि सर फटाफट पेपर सोल्व करवा दीजिए। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आराम से मेहनत करें। आपका वीआईपीएम एकेडमी में वेलकम रहेगा। आप टेस्ट देने के लिए आए। यहाँ पे एसएससी के बैच, रेलवे के बैच, स्टेट के बैच, सारे बैचेस अवेलेबल है, चालू है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको मिलेगा। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टारगेट बैच एसएससी प्री को लेकर के हमारे द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें अंदर एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिस टेस्ट सीरीज का आपको यूट्यूब के माध्यम से क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। उसी सॉल्यूशन के लिए मैं लेकर के आया हूँ जीके, जिसकी प्रकृति लगातार बदल रही है। उसी प्रकृति को देख करके ये पेपर तैयार किया गया है। तो आप इस पेपर को दीजिएगा और साथ में इसका सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता लगे कि आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, एक सेकंड, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के मतदान पद्धति से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा जा रहा है, किस मतदान पद्धति से होता है। तो साधारण बहुमत से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, या हाथ उठा करके। तो हाथ उठा करके तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है। भारत के अंदर जो चुनाव होता है वो बिल्कुल वोटिंग से होता है। किससे? मतदान से होता है। तो ये से तो सिंपल सी बात है। हाथ उठा करके तो अपने आप वयस्क मताधिकार, हाँ वयस्क लोग वोट देंगे, लेकिन कौन से वयस्क लोग वोट देंगे? जो संसद के सदस्य होंगे। किसके? संसद के सदस्य होंगे, वो देंगे। साधारण बहुमत
और एकल संक्रमणी। एकल संक्रमणी मत का प्रणाली का मतलब होता है एक निश्चित वोट आपको कम से कम मिलना ही चाहिए, उसका मतलब होता है 50% प्लस 1। ये आपका एक वैध मत होता है जो कि आपको प्राप्त करना होता है और इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किससे होगा? एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति से होता है आर्टिकल 66 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। और यहीं पर ही अगर वो राष्ट्रपति पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 55 आर्टिकल 55 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको देखने को मिला। अभी सीपी राधाकृष्णन आपको पता ही होगा अभी वर्तमान के अंदर उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं और उपराष्ट्रपति बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। 2025 में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जा रही है। श्रेणी को पहली बार शुरू किया गया और इसे आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान। वैसे तो एसडीजी जो है आपको पता ही है यूएनओ 2015 सस्टेनेबल एसडीजी गोल्ड स्थापित किए गए जिनका उद्देश्य था 17 गोल 2030 तक उनको प्राप्त करने के लिए वही सस्टेनेबल गोल की बात की गई, लेकिन वो भारत के अंदर भी शुरू किया गया और किसने? आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान मिला। एक तो ये है। दूसरा है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर, यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर लगातार 10वें वर्ष 16 से 25 के बीच में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर आई है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, अब आपको बताना है दोनों की दोनों सही है या गलत है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या है? सही है। ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक सूचकांक और होता है एचडीआई, इसको भी याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरह के इंडेक्स भी आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2024 और 25 के अंदर महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी बढ़कर 54.2% हो गई। दूसरा, 2024 और 25 में कंप्यूटर युक्त स्कूलों का प्रतिशत घटकर के 52.1% हो गया। इसमें से सही कथन का आपको क्या करना है? चयन करना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिएगा, महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी बढ़कर के, बिल्कुल बढ़कर के, महिला शिक्षकों की लगातार हर क्षेत्र के अंदर महिला क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है। 2024-25 में कंप्यूटर युक्त स्कूलों के प्रतिशत घटकर के 52% हो गया। गलत। घटकर के कैसे? घटा कैसे है? बढ़ा है। लगातार कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं हर चीज, तो लगातार कंप्यूटर वाला कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें केवल एक ही क्या होगा? केवल एक ही इसमें क्या होगा? सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पोत परिवहन अधिनियम कौन सा? मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 रिप्लेस विच अर्लियर एक्ट, यानी कि वाणिज्य पोत अधिनियम 2025 को किस पुराने अधिनियम के स्थान पर लिया गया? इनके रिप्लेस किसने किया है? इंडियन पोर्ट, भारतीय पतन अधिनियम, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, समुद्री सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नौ परिवहन अधिनियम। तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी थी, आसानी से आप इस क्वेश्चन को दे सकते थे। उन्होंने देखो क्या पूछा है? द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो 2025 है वो किसको रिप्लेस करेगा? तो आपको ध्यान रखना चाहिए था वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट को ही क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो अगर आपको किसी को इस चीज के बारे में पता नहीं था तब भी क्वेश्चन से आंसर आप निकाल सकते थे, क्योंकि मर्चेंट को रिप्लेस मर्चेंट ही कर रहा है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 को रिप्लेस किया 2025 के अंदर। तो आप अगर इसको देखते तो मर्चेंट से मर्चेंट को क्या किया गया? रिप्लेस किया गया है। तो आंसर क्या होगा? इसका बी इसका आंसर होगा। जिसको नहीं पता था वो भी इसको आइडिया के साथ करने की क्षमता उसमें रखता था। एसएससी फाउंडेशन बैच यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एसएससी के बैच को क्या करें? ज्वाइन करें, और जिससे आपकी सफलता निश्चित तौर पर आपको पता लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर विशेष तौर पर आपके तैयारी के हिसाब से या एग्जाम के ओरिएंटेड कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। उसी पैटर्न पर टेस्ट लिया जाता है, उसी पैटर्न पर आपको पढ़ाया भी जाता है। निम्न में से कौन सा संयोजन है सही है? निम्न में से कौन सा संयोजन प्रोजेक्ट और स्टेट सही है?
यानी कि वो स्टेट और उसके अंदर प्रोजेक्ट कौन सा सही है। 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक पंजाब, ASIP टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश, सिंसेन उत्तर प्रदेश और CDI ओडिशा। अब इसमें से ये पूछा गया कौन सा इसमें सही है, उसको ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना है कि ASIP टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश इसमें बिल्कुल करेक्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एडवांस सिस्टम इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके तहत आपको पता ही है लगातार देश के अंदर एक डिमांड लगातार चल रही है, और उस डिमांड को आपको पता होगा वो कौन सी डिमांड है। उसको देखिएगा कि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर को लेकर, किसको, सेमीकंडक्टर को लेकर के जो कार्य चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट किया गया है सिस्टम। तो ये इसमें सही है और बाकी सब इसमें क्या है, गलत है। विक्रम 3201 का संबंध किससे है, सही कथन बताइए। विक्रम 3201 का संबंध सही है, भारत का पहला 7M लॉजिक चिप है। दूसरा 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चिप है, HFL द्वारा विकसित किया गया है, HCL के द्वारा। और प्रोजेक्ट बाई ASP, अभी बताया था ASP टेक्नोलॉजी, SP टेक्नोलॉजी की परियोजनाओं का हिस्सा है। ये चार चीजें अभी मैंने आपको बताया था। ASP टेक्नोलॉजी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। किसमें, आंध्र प्रदेश में। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की, सिस्टम की बात करिए पैकेजिंग को लेकर के, ठीक है। तो विक्रम का संबंध इनमें से किसी से नहीं है, ध्यान रखिएगा। विक्रम एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कि 32 बिट का है, उसी का नाम क्या रखा गया, विक्रम रखा गया है। नेक्स्ट, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य और किन नदियों पर आधारित है। एटालिन जल विद्युत परियोजना, अब इसके लिए आपको कम से कम नदियों का और सहायक नदियों का जो है वो पता होना चाहिए। और ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के अंदर जो परियोजनाएं चल रही हैं एग्जाम्स के अंदर, ज्यादातर क्वेश्चन आपको नॉर्थ ईस्ट से ही देखने को मिलेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एटालिन जल विद्युत योजना तीस्ता और रंगित नदी सिक्किम के अंदर, दरी और टांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, दिहांग और धनसिरी असम के अंदर, और सोमेश्वरी और उमगोट मेघालय के अंदर। अब इनमें से कौन सी योजनाओं पर जल विद्युत योजना बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा ये परियोजना ड्री और टेगोन जो परियोजना है, नदियां हैं कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, उनके ऊपर ये परियोजना बनाई जा रही है। कौन सी, एटालिन जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान रखिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही रूप में उसके आरंभ वर्ष से जोड़ा गया है। आरंभ वर्ष से जोड़ा गया है यानी कि सही बताना आपको, सही। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का संबंध 2009 से कैसे होगा, दीनदयाल योजना। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए कि दीनदयाल तो कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार है उसकी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। तो 2009 में तो इनकी सरकार थी नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 2014 में शुरू की गई थी, तो ये अपने आप में गलत हो गया। ग्रामीण स्वराज और प्रशिक्षण संस्थान, इसमें ये भी अपने आप में क्या है, गलत है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 ये देखिएगा, और कौशल परियोजना, विकास कौशल परियोजना, ये भी आपको पता ही है 2014 नहीं 2015 में है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2000 सॉरी इसमें थोड़ा सा दोबारा से देखना पड़ेगा। विश्वकर्मा योजना, हाँ ये भी अपने आप में गलत है, ये भी अपने आप में गलत है बिल्कुल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यही बिल्कुल, ये सभी गलत हैं, बिल्कुल सही सोच रहे थे अपने, और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25 का मुख्य विषय क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण, ध्यान है आपको पता ही है, लगातार इंदौर, सूरत टॉप पर रहने वाले। दूसरा 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर कौन सा, अहमदाबाद। और अभी लेटेस्ट के अंदर लखनऊ भी कहीं ना कहीं शामिल हुआ है। तो स्टेट के तौर पर भी उत्तर प्रदेश लगातार उसने प्रगति करी है, किसके अंदर, स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर। तो इसमें पूछा गया उसकी मुख्य थीम क्या है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत,
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, हरित शहर, स्वच्छ शहर और जन भागीदारी से स्वच्छता। तो थीम पूछी है तो सिंपल सी बात है, इसकी थीम क्या थी? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। समझ में आ गया? रिड्यूस करें, कम करें, उसका दोबारा से उपयोग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। यही मुख्य थीम है, क्योंकि जब भी हम जाकर के इस देश को क्या कर सकते हैं? स्वच्छ कर सकते हैं। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो कम हो और जिसका पुनः उपयोग हो सके और जिसका पुराना रिसाइकल भी हो सके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है, गोवा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना जबकि त्रिपुरा चौथा बना। दूसरा, हिमाचल प्रदेश ने सितंबर 2025 में चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बनने का दर्जा प्राप्त किया। स्टेटमेंट दो हैं और आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी सही है। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तीसरा पूर्ण साक्षर कार्यात्मक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। और चौथा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरकार कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना। ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट में ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप में आपको केरल देखने को मिलेगा, आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। इसके अलावा साक्षरता को लेकर के एक चीज और ध्यान रखिएगा, संविधान साक्षरता दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान साक्षरता जिला, ये भी आपको डेटा याद रखना है। संविधान साक्षरता जिला, ये भी केरल के अंदर मिलेगा आपको, केरल कोट्टम में, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल जो साक्षर जिला है, डिजिटल साक्षर स्टेट पहला भारत का बन चुका है, वो भी कौन सा? केरल। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। डिजिटल साक्षर का दर्जा किसको मिला? केरल को मिला है। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट इसमें दूसरी सही है। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है, 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के अंदर लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। बिल्कुल सही है ये बात। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती उपलब्ध के उपलक्ष्य में 300 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। ये भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें अपने आप में क्या है? सही है। तो सी 1 और 2 दोनों के दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट, पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को जवाब में भारत ने किस सैन्य कार्रवाई शुरू करी? जो पहलगांव आतंकवादी हमला हुआ था उसके अगस्त में हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आप सभी को पता, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन बालाकोट। तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज तो ध्यान रखनी है, 22 अप्रैल और एक तारीख और याद रखिएगा, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन, ठीक है, जिसका नाम क्या बन गया? वेव्स बन गया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। 2025 कहां पर? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और हर एक एग्जाम्स के अंदर, एसएससी के अंदर इस तरह का पैटर्न मिलता है देखने को। ये ध्यान रखिएगा, उसी को देख टारगेट करके ये क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई के अंदर आप इसका आयोजन होते हुए देखोगे। नेक्स्ट, वेव्स 2025 का मूल मंत्र क्या है? वेव्स जो बनाया गया उसका मूल उद्देश्य क्या है? सभी के लिए कला, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, इंडिया फॉर वर्ल्ड और क्रिएटिव ग्रोथ और ग्लोबल रीच। इनमें से मूल मंत्र क्या है किसका? वेव्स का। ध्यान रखिएगा, वेव्स का आयोजन किया गया जिसका मूल उद्देश्य क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, समझ में आ गया, और कनेक्टिंग कंट्रीज। क्रिएटर्स को जोड़ना और साथ साथ में उनके देशों को भी जोड़ना है, सृजनकारों को जोड़ना और देशों को जोड़ना, इसका मूल उद्देश्य था। और मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के प्रश्न है जो आपको निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विंझिंग अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यह भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। कौन सा? इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
विंझीम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, यानी कि सिंपल सी बात है केरल के अंदर है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ए इसका आंसर होगा, बिल्कुल ट्रू है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइजोल में प्रधानमंत्री, आइजोल किसकी राजधानी है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने 8070 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? सिलचर और लुमिडिंग, बैरागी और सेरांग, गुवाहाटी सिलचर या शिलोंग और तुरा लाइन? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको फिर कहा है नॉर्थ ईस्ट आपको याद करके जाना है। निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी एग्जाम्स में नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन मिलेगा ही, और मैंने जो भी करंट में नॉर्थ ईस्ट से बन सकता है वो सभी क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं शामिल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैरागी और सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन वर्तमान के अंदर आइजोल में किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, किसने? नरेंद्र मोदी ने। और टारगेट क्या था? 8070 करोड़, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला आधारित क्या ट्रांसलेटर कौन सा है? भाषा मित्र, आदिवाणी, ट्राइबल टॉक, सांस्कृतिक सेतु? तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए, वर्तमान सरकार जो चल रही है तो इस शब्द को किससे, भाषाओं से इस शब्द को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये तो सेतु है, ये होगा नहीं। ट्राइबल तो एक अंग्रेजी शब्द है, तो ये अपने आप में नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा, भाषा मित्र, भाषा को लेकर के मित्र से कोई बात नहीं। तो तीसरा, अगर आपको पता नहीं था तब भी आप इसका रिजेक्शन निकाल सकते थे, ट्राइबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ये शब्द तो अपने आप में अंग्रेजी है। यहां पर हम दे रहे हैं कौन सा? आदिवासी, तो आपको ध्यान रखना आदिवाणी। अगर आप नहीं भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो भी अपने थिंक से, हाँ अपने कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हल कर सकते हो, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण के लिए इकाई का लोकार्पण किया? रक्षा मंत्री जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, और साथ साथ के अंदर वहां के सीएम जो आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण का इकाई का लोकार्पण कहां किया? कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, या फिर वाराणसी के अंदर? इस तरह का प्रश्न भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। सुदर्शन चक्र की घोषणा 15 अगस्त 2025 को कहां से की गई? सुदर्शन चक्र, आपके देश के ऊपर कोई हवाई हमला ना कर सके तो इस तरीके की एक चक्र बनाया जाए जिस पर कोई भी मिसाइल से अगर अटैक किया जाए तो उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसी को नाम दिया गया कौन सा? सुदर्शन चक्र। क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी की लड़ाई का समय, तो ध्यान रखिएगा, वॉर होने की संभावना मिसाइल से, ड्रोन से, तो उनसे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक नई चीज है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र किससे लिया है? भगवान कृष्ण से। किससे? भगवान कृष्ण के द्वारा जो सुदर्शन चक्र जो उनके हाथ में था वही शब्द लिया है। तो उसकी घोषणा कहां से की गई? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले से उसकी घोषणा की गई थी। आपको पता ही है ट्रंप ने इसी तरह की गोल्डन डोम की, किसकी? गोल्डन डोम की घोषणा की है अमेरिका के लिए, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी ध्यान रखिएगा, सफलतापूर्वक ट्रायल रनअप किया है? ट्रायल ध्यान रखिएगा, महाशक्ति, रुद्रास्त्र, विशाल या शक्ति? तो पुराने, मैंने कहा वर्तमान सरकार के शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं शब्द दिखाई देगा, रुद्रास्त्र। इसका नाम क्या होगा? मालगाड़ी का रुद्रास्त्र नाम है। 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है और उत्तराखंड के अंदर इसका ट्रायल किया गया, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन से स्टेट में ट्रायल हुआ? तो उत्तराखंड के अंदर इसका ट्रायल हुआ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक स्थापित किया? आपको पता ही है दक्षिण भारत का एक महान राजवंश माना जाता है चोल साम्राज्य। वो चोल साम्राज्य जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास इतनी जबरदस्त नौसेना थी कि एक समय तो ऐसा कहा गया कि जो बंगाल की खाड़ी है उसको, बंगाल की खाड़ी को चोलों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका तक को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले रखा था, बंगाल की खाड़ी पर उनका पूरा कंट्रोल था, वही चोल साम्राज्य। तो किस शासक के सिक्का जारी किया गया? राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल या आदित्य चोल? और आपको ध्यान रखना है जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको चोल वंश के बारे में जानकारी होनी
चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो राजेंद्र चोल, कौन से? राजेंद्र चोल, जिन्होंने श्रीलंका तक को जीता था, उनकी याद में क्या चला गया? एक स्मारक सिक्का जारी किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? जुलाई 2025 में यूनेस्को की किस विश्व धरोहर सूची में भारतीय संपत्ति को शामिल, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर पूछा गया है, तो काकतीय राम मंदिर को, मराठा सैन्य परिदृश्य को, भीमबेटका की गुफाएं ऑलरेडी है, विक्रमशिला ऑलरेडी है। तो ध्यान रखिएगा कि जुलाई 2000 पूछा, अभी लेटेस्ट पूछा है, तो लेटेस्ट में ध्यान रखिएगा मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा क्षेत्र के अंदर जो किले थे उन किलों को कहीं ना कहीं शामिल किया गया, क्योंकि मराठा या महाराष्ट्र के अंदर भारत में सबसे ज्यादा किले हैं। भारत में सबसे ज्यादा फोर्ट कहां पर है? ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा किले आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के बाद एमपी आता है, उसके बाद आप राजस्थान में भी देख सकते हो। तो मराठा किले शामिल किए गए, इनकी कुल संख्या 12 है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 12 में से भी एक चीज ध्यान रखिएगा, 11 जिले तो महाराष्ट्र, 11 जो किले हैं वो किले तो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, और एक किला आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, जो कि एक महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है जिंजी। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जिंजी का दुर्ग, किसका दुर्ग? या जिंजी का किला बहुत महत्वपूर्ण था, हैदर अली, टीपू सुल्तान तक आप जब पढ़ते हो तो ये किला कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया? राज्यसभा के लिए आर्टिकल आपको पता ही 80, अनुच्छेद 80 के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? राज्यसभा देखने को मिलती है। तो इसी के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और ये 12 सदस्य होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इस 4 फील्ड से शामिल किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन को शामिल किया? तो ध्यान रखिएगा, उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन जो कि एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन के रूप में हर्षवर्धन सांगला, इनको ध्यान रखिएगा, ये फॉरेन पॉलिसी के जानकार है, कहीं ना कहीं आपको पता ही है, इन्होंने भी कार्य किया है विदेश मंत्रालय के अंदर। और सी सदानंद जो कि कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा के, आरएसएस के प्रचारक के रूप में रहे हैं। और उज्जवल निगम जान को पता ही है, जिन्हों को आप कसाब का केस, जिन्होंने, हाँ, कसाब के लिए जो केस था उसमें कसाब को फांसी दिलाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये चारों के चारों सदस्यों को उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की योजना है? 16वीं जनगणना, ध्यान रखिएगा, 16वीं जनगणना 1 मार्च 2027 को प्रारंभ करने की योजना है, ध्यान रखिएगा। और ये 2 चरणों में, किसमें? 2 चरणों में होने की संभावना है। और कुछ स्टेट्स के अंदर ये अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेन वाले स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल, इस तरह के स्टेट्स के अंदर इसको पहले ही शुरू कर दिया गया है। 2 चरणों में होगी। और भारत की पहली डिजिटल जो है ना सेंसेक्स आपका होने जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कब होगी? 2027 इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई? तलाश की बात की जा रही है, किसके लिए शुरू की गई? सीनियर सिटीजन्स के लिए, अर्बन पुअर स्टूडेंट्स के लिए, या ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल? अगर आप इसको निकालना ही चाहे तो देखिए, TSEMRS, तो आपको अपने आप ये शब्द निकल जाएगा, कौन सा? तलाश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा? ट्राइबल्स स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल स्कूल के जो आदिवासी छात्र होंगे उनके लिए ये योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। तो ये आपके इस पेपर के 25 क्वेश्चन से मेरे द्वारा इनका सॉल्यूशन कराया गया। लगातार आपको ये सॉल्यूशन मिलता रहेगा और प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे। यही आपकी प्रश्न की प्रकृति। आप सभी पेपरों को देते रहें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स देंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही बेहतर होगी और निश्चित तौर पर आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।